इसके बारे में कहा गया था। और अभी आजादी के 76 साल बाद जो पूरी दुनिया भारत को एक पिछड़े नजर से देखती थी, आज भारत को एक इमर्जिंग इकोनॉमी की तरह देख रही है। भारत की जो इकोनॉमी है, आप सभी जानते हैं कि 5वें पायदान पर है, और हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी वादा किया है कि आने वाले समय पर हम लोग 3रे पायदान पर जाएंगे। और पूरी जो विश्व है हमको एक इमर्जिंग इकोनॉमी की तरह देखती है। और यही कारण है कि आज जो वासुदेव कुटुंबकम, जो हमारी संस्कृति है, उसको पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया है। जब हमारी आजादी हुई थी तब ये माना जाता था कि भारत, लोगों ने कहा, जैसे कि रुडियार्ड किपलिंग, जिन्होंने एक बहुत अच्छी कविता भी लिखी थी, उन्होंने कहा कि भारत में 500 अलग अलग देश है और आजाद होने के बाद ये अलग अलग 500 देशों में बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज हम सभी पूरी दुनिया को यह दिखा रहे हैं कि भारत एक ही देश है, एक ही राष्ट्र है, और ये राष्ट्र बहुत पुराना है। हम लोगों भारत के ऊपर लगभग 1300 साल से कब्जा किया है। हम लोग 1300 साल से गुलाम रहे। ये जो हमारी गुलामी चालू हुई थी, मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहा हूं, मैं एक ऑथर भी हूं। तो ये जो गुलामी चालू हुई थी 712 AD में चालू हुई थी, 712 में, आज से 1300 साल पहले, जब मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था सिंध के ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं कि बाबुल इस्लाम, उस राज्य को हम लोग बाबुल इस्लाम भी कहते हैं, क्योंकि बाबुल इस्लाम का मतलब गेटवे ऑफ इस्लाम। तो वो जो अटैक हुआ था सिंध के ऊपर, उसने भारत के लिए इस्लाम का गेटवे चालू किया था। और उसके बाद बहुत सारे इन्वेडर आए और भारत में लूट किया और भारत को गुलामी की तरफ लेके गए। और फिर 1947 में देश आजाद हुआ। आज भारत जो है वो पूरे विश्व का सबसे युवा देश है, और भारत की जो स्ट्रेंथ है वो हमारे युवा है। और हम लोग जो भारत के जो यंग लोग हैं उनसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं। इस 15 अगस्त के दिन सभी लोगों ने, हम लोगों ने प्लेज लिया, सभी सरकारी अधिकारियों ने प्लेज लिया, सभी राजनेताओं ने प्लेज लिया, सभी स्कूलों में प्लेज लिया गया कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाएंगे। ये भी प्लेज लिया गया कि हमारे मन में जो गुलामिकता की मानसिकता है उसको हम लोग दूर करेंगे। लेकिन ये जो हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं सभी युवाओं से, मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या हम लोग, हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी उम्मीद पर खड़े हो रहे हैं? हमने कुछ घटनाएं देखी, जैसे हरियाणा में देखी, 2 समूह अपने धर्म का झंडा लेकर एक दूसरे के ऊपर पथराव करते हैं। या फिर हमने मणिपुर में देखी कि आपस में झगड़े होने की वजह से महिलाओं का रेप करते हैं, उनको नेकेड रोड पर लेके जाते हैं। और ऐसे ही घटनाएं हमने राजस्थान में देखी, महाराष्ट्र में देखी, बहुत सारी जगह देखी। ये उम्मीद पूरे देश को युवाओं से नहीं है। उनको उम्मीद है कि सभी युवा अच्छा एजुकेशन लेंगे, स्पोर्ट्स में देश का नाम आगे करेंगे, कल्चर में देश का नाम आगे करेंगे, बड़ी बड़ी स्टार्टअप कंपनी चालू करेंगे और एक अच्छे राजनेता और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे। ये उम्मीद है। और इस प्रकार से अगर हमारे युवा आगे बढ़ेंगे तभी जाकर 2047 में हमारा देश विकसित बनेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग किसी जाती हुई रैली में पथराव करेंगे, जाते हुए लोग महिलाओं का रेप करेंगे, तो जो मोदी साहब की जो मानसिकता है, जो उनका संकल्प है, वो हम लोग उनको हरा देंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग एजुकेशन में ध्यान दें, स्पोर्ट्स में ध्यान दें, अच्छा स्टार्टअप चालू करने में ध्यान दें, और देश में किस प्रकार से शांति बनी रहे इस बारे में आप लोग विचार करें। इसी के लिए एक छोटा सा कदम हम लोगों ने भंडारा पुलिस में लिया है, जिसको हम लोग यूथ फोरम बोलते हैं। यूथ फोरम के अंतर्गत जिस प्रकार से आदरणीय जो हमारे एक्स डीजी थे महाराष्ट्र के प्रवीण दीक्षित सर, उन्होंने पुलिस मित्र की संकल्पना चालू की थी, और उसके अंतर्गत बहुत सारे पुलिस मित्र बनाए गए थे। लेकिन कुछ कारणों से गलत लोगों को जोड़ने की वजह से वो पूरी संकल्पना बंद कर दी गई। इसलिए हमने यूथ फोरम की संकल्पना चालू की है, जिसमें हर गांव में 2-3-4 अच्छे लोग जिनकी एज 30 ईयर से कम है,
उनको आइडेंटिफाई किया है, उनको यूथ फोरम में रजिस्टर किया है और उनको हमने आई कार्ड भी प्रोवाइड किए हैं। आज यूथ फोरम का जो काम है वो गांव-गांव में एजुकेशन को बढ़ाना, जैसे कि पहले बताया गया कि शाहपुर में हम लोग एक यूपीएससी एमपीएससी का हाइब्रिड कोर्स भी चालू करेंगे जिसमें 60 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे। उसी प्रकार से स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना और इंडियन कल्चर को आगे बढ़ाना पुलिस के माध्यम से, और ये हम लोग आप लोगों के लिए करेंगे। और बदले में हम ये चाहते हैं कि आप लोग जैसे हमारे फेस्टिवल्स होते हैं उसमें आप लोग हमारे साथ बंदोबस्त करें। साथ में जैसे शाम के समय में चोर आते हैं, कुछ डकैतियां होती हैं, कभी हिंसाएं होती हैं, उसकी जानकारी हमको दें और उस समय पर पुलिस के साथ आप लोग एक मैन पावर को बढ़ाने का, एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करें। ये हमारी इच्छा है। एक बार दोबारा से मैं युवा की जो मानसिकता है और किस प्रकार से हम लोग एक विकसित देश की तरफ बढ़ सकते हैं उसके बारे में बोलता हूं। कमजोर है तो आप कमजोर रहेंगे। आप ये सोचेंगे कि आप शक्तिशाली हैं तो आप खुद ही शक्तिशाली बनने लग जाएंगे। सबके जीवन में ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं जहां पर इंसान डरा रहता है। इंसान का जो लालच होता है वो उसको डरने के लिए मजबूर करता है। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि ये डर को कैसे निकालना चाहिए, क्योंकि युवा के लिए आज के समय में अपने अंदर का डर निकालना बहुत जरूरी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, जब हमें किसी चीज का डर लगता है, किसी पति को डर लगता होगा कि पत्नी छोड़ के चली जाएगी, तो आजकल बहुत सारी पत्नियां छोड़ के भी जा रही हैं। आप सभी ने सुना होगा आजकल के जो युवा हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन करने का भी काम कर रहे हैं, पबजी के माध्यम से और बाकी माध्यम से। तो हर किसी के अंदर डर रहता है। किसी आदमी के अंदर डर होगा कि पत्नी छोड़ के चली जाएगी, पत्नी के अंदर डर होगा कि पति छोड़ के चले जाएगा। कोई नया बिजनेस चालू करना चाहता है, उसके अंदर डर होगा कि मैं नौकरी छोड़ के बिजनेस चालू करूंगा तो कहीं मेरा नौकरी भी चले जाए, बिजनेस भी चले जाए। हमारे जो पुलिस में लोगों को डर लगता है कि कुछ करें तो सस्पेंड ना हो जाए, कोई भी एक्शन ले तो सस्पेंड ना हो जाए, ये लोगों का डर रहता है। तो जब भी हमें डर लगता है हमने ये सोचना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आखिरी में मेरा क्या नुकसान हो जाएगा, ये सोच लेना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए किसी आदमी ने बिजनेस चालू किया तो वो ये सोच ले कि मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, दोबारा नहीं चलेगा, दोबारा नहीं चलेगा, तो क्या हो जाएगा ज्यादा। जब मैंने यूपीएससी की तैयारी चालू की उससे पहले मेरा जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी है MIT, यूएस में मेरा एडमिशन हो गया था PhD के लिए उस समय पर, और मेरी यूएस अमेरिका में जॉब भी लगा था जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में। और उस समय पर मैंने डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। और उस समय पर मैं भी डरा हुआ था, मेरे घर वाले भी डरे हुए थे। और फिर मैंने तैयारी की और मैं फेल हो गया। और जो उसका रिजल्ट आया था वो ऐसे टाइम पे आया कि वो PhD का एडमिशन भी चला गया और जॉब भी चली गई। फिर जब मैं घर में आया तो मेरे पिताजी मेरी तरफ देखे, मैंने उनकी तरफ देखा और फिर सवाल बोला कि क्या करना है। तो मैंने फिर उन्होंने बोला, और उस समय पर बड़ी मुश्किल से बैंक की नौकरी मुझे करनी पड़ी। बैंक का मैंने एग्जाम दिया और वो प्रोबेशनर ऑफिसर बन गया। बड़ा दुख होके मैं दिल पे पत्थर रख के मैं बैंक में गया। मैंने बैंक की नौकरी की कुल मिला के 7 दिन। जब मैं दूसरा दिन था तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे रिजाइन करना है, क्योंकि वहां पे जाके चेक साइन करने का काम मैं कर नहीं सकता था। तो दूसरे दिन में ही मैंने सोचा, ट्यूसडे को मैंने सोचा कि सैटरडे को निकल जाना है यहाँ से। तो सैटरडे का टिकट कराया और उस समय पे गुजरात में मेरा जॉब था, तो ट्रेन का वो नहीं मिला, मुझे टिकट नहीं मिला, कंफर्मेशन नहीं मिला। तो मैं क्या कहते हैं विदाउट टिकट ही जनरल कोच में बैठ के दिल्ली के लिए निकल गया। और फिर मैं अपने पिताजी से मिला। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, क्यों आ गया वापस? तो मैंने बोला कि ये सब तो नहीं होगा, यूपीएससी करना है। तब उन्होंने बोला कि मेरा तो रिटायरमेंट है 4 महीने बाद। तब मैंने मन में सोचा कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा कि पिताजी का रिटायरमेंट हो जाएगा, मेरी शादी नहीं होगी तो बिना शादी के रह लेंगे, पिताजी का रिटायरमेंट हो जाएगा तो फिर पिताजी मेरे को पैसे नहीं दिया करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, कुछ एक सेल्समैन का काम कर लेंगे, पार्ट टाइम कर लेंगे। तो ये जब मैंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, तब जाके मुझे मेरे मन का सारा डर खत्म हो गया। और आज भी जब मुझे जीवन में कोई भी रिस्क लेना होता है तो मैं यही सोचता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा वो सोच लेना
और आपको अपने को सोचना कि मैं उधर पहुंच गया हूं जो सबसे खराब है, और तब आपको शक्ति मिलेगी, और तब वो जो शक्ति मिलेगी वो ही देश को आगे लेके जा सकती है। एक बार प्रधानमंत्री जी एक रैली में संबोधन कर रहे थे। उस समय पे जब 2014 का टाइम था तो मैं उनको बहुत सुनता था। तो उन्होंने किसी पार्टी के रेफरेंस में बोला, क्योंकि ये एक ऑफिशियल प्रोग्राम है, हम लोग सब सर्विस में है, तो पार्टी के बारे में हम बात नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था कि ये ज्यादा से ज्यादा मेरा ये क्या उखाड़ लेंगे, तो क्या उखाड़ लेंगे मेरा ज्यादा। तो वो चीज जो किसी पार्टी के लिए बोल रहे थे, वो चीज मैं अपनी और आप सभी ने अपनी किस्मत के बारे में बोलना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ये किस्मत मेरा क्या उखाड़ लेगी, क्या उखाड़ लेगी। आप पूरी मेहनत कीजिए, अपने रिस्क लीजिए, जो आपकी इच्छा है वो कीजिए, और ये सोचिए कि ज्यादा से ज्यादा ये दुनिया, ज्यादा से ज्यादा मेरी किस्मत मेरा क्या उखाड़ लेगी। आप पूरी मेहनत कीजिए, और इस संकल्प के साथ अगर आप लोग कार्य करेंगे तो आप लोग जरूर अपने अपने कार्य में सफल होंगे, अपने अपने लक्ष्य में सफल होंगे, और आप जो भी करना चाहते हैं आपको जरूर मिलेगा। एक बार आखिरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूं कि भारत की जो संस्कृति है, जिसको आज पूरा दुनिया मान रही है, और वासुदेव कुटुंबकम का स्लोगन उन्होंने अपने इसमें लगाया है, उस संस्कृति की जो महत्वता है वो बहुत ज्यादा है, जिसको हम लोग भारत के लोग नहीं समझते। इस हॉल का भी इतिहास मैं बताना चाहता हूं। ये हॉल बहुत टूटा फूटा था, और जैसे आप सभी को पता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में कोई फंड नहीं रहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट विदाउट फंड वाला डिपार्टमेंट है। तो ये हॉल के बारे में जो हमारे पुलिस बॉयज हैं वो मेरे को आके मिले जब मैंने पिछले अगस्त में ज्वाइन किया था। उन्होंने बोला कि हॉल बहुत खराब है, हमारे पुलिस के लिए कोई हॉल नहीं है, हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स नहीं हो पाते, तो क्या किया जाए। तो मैंने उनको यही बोला कि जैसे भारत की संस्कृति में क्या कहा जाता है कि जहां पर मंदिर हो वो जगह खुद ही विकास कर लेती है। तो मैंने उनको यही बोला, आप एक काम करो, इस बार जो गणपति आ रहा है उस गणपति को आप इस हॉल में बिठा दो, ये हॉल खुद ही अपने आप बन जाएगा। तो यही भारत की संस्कृति की वैल्यू है, और आप सभी ने इस भारत की संस्कृति को वैल्यू देनी चाहिए। जब पूरी दुनिया वैल्यू दे रही है तब आपने भी देना चाहिए। अपनी संस्कृति में आत्मविश्वास दिखाना चाहिए, प्राउड रहना चाहिए।